आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आज के बाद मेरा सामना तुझसे फिर कभी ना हो। विनीता और सुजाता एक ही कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन कॉलेज के पहले दिन से लेकर आज आखिरी दिन तक उन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा बना हुआ था। एक दूसरे से बात करना तो दूर, वो दोनों तो एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती थी। इतना ही नहीं, कई बार छोटी छोटी बातों ने उनके बीच ऐसा तूल पकड़ा कि उनकी हाथापाई तक हो गई थी। एक दिन, देखो, ये तुम दोनों के लिए आज आखिरी वार्निंग है। अगर आज के बाद तुम दोनों के खिलाफ एक भी कंप्लेन आई तो मैं दोनों को कॉलेज से बाहर कर दूंगी। और एक बात का ख्याल रखना, जो स्टूडेंट कॉलेज के डिसिप्लिन का ख्याल नहीं रख सकते उन्हें यहाँ तो क्या, कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिल सकता। मुझे तुम्हारा करियर बर्बाद करने में बस 1 मिनट लगेगा। सोच लो, तुम दोनों को ऐसे ही कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहना है या अपना भविष्य संभालना है। आगे से ऐसा नहीं होगा मैम, आई एम सॉरी। जी मैम, आगे से हमारी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। उन दोनों के आश्वासन के कारण प्रिंसिपल ने उन दोनों को माफ कर दिया था। प्रिंसिपल की वार्निंग के कारण अगले कुछ सालों तक खुलकर तो उन्होंने झगड़ा नहीं किया, लेकिन एक कोल्ड वॉर हमेशा उनके बीच चलता ही रहा। कुछ सालों के बाद विनीता की शादी शहर के एक अच्छे बड़े घराने में हो गई और वो शादी करके अपने ससुराल आ गई। विनीता, कंपनी मुझे 2 साल के लिए लंदन भेज रही है। अगर सब सही रहा तो मैं लंदन के टेन्योर को आगे भी बढ़ा सकता हूँ। पति की बात सुनकर विनीता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कुछ ही दिनों में वे दोनों लंदन पहुंच गए थे। देखते ही देखते विनीता और विजय को विदेश गए पूरे 2 साल का लंबा वक्त गुजर गया। एक दिन, बेटा विनीता, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बस अब तुम दोनों वापस आने की तैयारी कर लो। जल्दी बताइए ना मम्मी जी कि क्या खुशखबरी है। मैंने छोटे के लिए लड़के पसंद कर लिया। अब तुम दोनों आ जाओ तो उनकी एंगेजमेंट करा दे। अरे वाह मम्मी जी, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई आपने। सच्ची, मैं तो ऐसा धमाल मचाने वाली हूँ ना अपने देवर की शादी में कि सब बस देखते ही रह जाएंगे। क्या नहीं बेटा, तू ये समझ ले कि सब तुझे ही करना है। मैं तो बस दूर से आशीर्वाद दूंगी, काम तो सब तुझे ही निपटाने होंगे। विनीता अपने पति विजय को अजय की शादी के बारे में बताती है। देखो विनीता, इस समय मैं बहुत काम में फंसा हुआ हूँ। अभी तो मैं इंडिया नहीं जा सकता। तुम ऐसा करो, मम्मी को बोल दो, वो लोग तैयारी शुरू कर दे, हम लोग शादी में पहुंच जाएंगे। क्या आप भी? घर में पहली शादी है और आप कह रहे हैं कि हम लास्ट मोमेंट पहुंचेंगे। देखो विनीता, हम लंदन में हैं, कोई लाल चौक में नहीं है कि रिक्शा लिया और घर पहुंच गए। बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होगी। और हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा काम खत्म हो जाए तो शायद हमें वापस भी ना लौटना पड़े। धीरे धीरे 4 महीने बीत जाते हैं और आखिर में वो दिन आ ही जाता है जब विनीता इंडिया जा रही थी। देखो विनीता, फ्लाइट लेट हो गई है। तुम जो भी कपड़े पहनने वाली हो उसे लेकर सीधा पार्लर पहुंच जाना, फिर तैयार होकर ही हम लोग वेन्यू तक पहुंचेंगे। माँ से मेरी बात हो गई है, सब लोग हमें वहीं मिलेंगे। विनीता बहुत उत्साहित थी। एक तो वो 2 साल बाद सबसे मिलने वाली थी, ऊपर से देवर की शादी में जाने की खुशी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। शादी में पहुंचने के बाद, बहू, सिर्फ तुम्हारे कारण हमने बहू से स्टेज पर घूंघट कराया है। अब जाओ और जाकर सस्पेंस खत्म करके घूंघट उठाकर अपनी देवरानी से मिल लो। विनीता स्टेज पर जाकर जैसे ही अपनी देवरानी का घूंघट उठाती है, उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। तुम मेरी देवरानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे देवर के साथ शादी करके मेरे घर में घुसने की? भूलो मत, जिस तरह से तुम इस घर की बहू हो ना, मैं भी इस घर की बहू बनने जा रही हूँ। अरे बेटा, देवरानी जेठानी मिलते ही सास की बुराइयां करने लगी क्या? अरे भाई, बहुत समय मिलेगा तुम दोनों को आपस में बात करने का। अभी फिलहाल विनीता बहू तुम यहाँ आ जाओ। विनीता बहू देखो, अब तुम आ गई हो तो अपनी जिम्मेदारी संभाल लो। ये लो, फेरों से पहले तुम्हें ही ये गहने पहनाकर अपनी देवरानी को फेरों के लिए तैयार करना है। मम्मी जी, मैं? अरे तू नहीं तो और कौन? जेठानी का हक होता है अपने देवर के लिए बारात लेकर जाने का और उसकी दुल्हनिया को डोली में बिठाकर घर लेकर आने का। अरमान तो मेरी भी बहुत थे मम्मी जी, लेकिन इस सुजाता को अपनी बहू बनाकर आपने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। मेरी सारी खुशी हवा हो गई है। अब देवर की शादी में नाचना तो दूर, मैं तो सही से मुस्कुरा भी नहीं पा रही हूँ। अरे सारी दुनिया छोड़कर आपको मेरी जानी दुश्मनी मिली थी इस घर की बहू बनाने के लिए। जिस लड़की की मैं शक्ल तक दिखना नहीं चाहती, अब सारी उम्र वो मेरी आंखों के सामने मेरी देवरानी बनकर नाचेगी। हे भगवान, ये क्या किया तुमने? कुछ देर बाद, विनीता बहू, जाओ ये गहने लेकर जाओ और अपने हाथों से सजाकर अपनी देवरानी को फेरों के लिए लेकर आओ। जी मम्मी जी।
कमरे में। ये लो तुम्हारे गहने और उन्हें पहनकर खुद ही तैयार हो जाओ। और हाँ, मुझसे कोई उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। मैं अपने जीते जी कभी तुझे अपनी देवरानी नहीं मानने वाली, आज नहीं और कभी नहीं। अरे चल चल, तुझे क्या लग रहा है मैं तुझे अपनी जेठानी बनने के लिए मरी जा रही हूँ क्या? वो तो मैं बस मेहमानों का लिहाज कर रही हूँ, वरना तुझे तो मैं धक्का मार कर भगाती। मेरी शादी में बिना बुलाए आने की तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? तुझ पे बड़े सुरखाव के पर लगे हैं ना, जो मैं तेरी शादी में बिना बुलाए घुसाऊंगी। मैं यहाँ बस अजय के लिए आई हूँ, और अब अगर तूने अपनी गंदी जुबान से एक भी शब्द कहा ना, तो मैं सारी बातें जाकर माँ जी को बता दूंगी। कहीं ऐसा ना हो तेरी बदतमीजी के कारण तेरे दरवाजे तक आई बारात वापस लौट जाए। और हाँ, एक बात और, आज के बाद ना मुझे नाम से बुलाने की गलती मत करना। जिठानी हूँ मैं तेरी, तो आज के बाद मुझे क्या कहकर बुलाएगी? जी भाभी जी, समझ गई? घर पहुंच कर बेटा विनीता, आरती उतारो अपनी देवरानी की और गृह प्रवेश कराओ। और सुजाता बहू, तुम भी पैर छूकर अपनी जेठानी से आशीर्वाद ले लो। देखो, ससुराल में ना सास के बाद सबसे बड़ा पद जेठानी का ही होता है, समझी? ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही मम्मी जी, लेकिन आपकी छोटी बहू ने अभी तक मेरे पैर नहीं छुए। लगता है आपकी आवाज इसे सुनाई नहीं दी है। सास के कहने पर देवरानी सुजाता बेमन से अपनी जेठानी के पैर छू लेती है। जैसे आज मेरे पैर छुए हैं, ऐसे ही जीवन भर मेरे पैर छूने होंगे तुम्हें। मुझसे पंगा लेने की इससे बड़ी सजा तुम्हें और क्या मिल सकती है? शुरू में तो दोनों देवरानी जेठानी बस छिप छिप कर ही अपनी रंजिश निकाल रही थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद तो जैसे दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आकर खड़ी हो गई थी। बेटा, शर्मा जी के यहाँ उनकी बेटी की शादी है, दोनों तैयार हो जाना। अगर ये जाएगी तो मैं नहीं जाने वाली। तो मैं कौन सा तुम्हारे साथ जाने के लिए मरी जा रही हूँ? भाभी जी, मैं भी नहीं जाने वाली। आप सोच लीजिए माँ जी, या तो मैं जाऊंगी या फिर ये। पता नहीं कौन से जन्म के पापों की सजा मिली है मुझे, जो मैं तुम दोनों को ब्याह कर अपने घर ले आई। जंगली भैंसों की तरह सिंग से सिंग भिड़ाकर दिन भर लड़ती रहती हो। अरे शर्म नहीं आती तुम दोनों को? और सुजाता, तू तो कुछ शर्म कर ले, तेरी जेठानी है वो। मम्मी जी, इन्हें इस बात की शर्म है कि मैं उनकी देवरानी हूँ। इज्जत देने पर ही इज्जत मिलती है। अब वो जमाना नहीं रहा कि जेठानी उल्टी बात करे तब भी देवरानी जेठानी के पैर धोकर पीती रहे। जेठानी होगी तो अपने घर की। मम्मी जी, मुझे इस बदतमीज सुजाता के साथ एक घर में नहीं रहना। अरे इसकी शक्ल भी देख लेती हो ना तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। आप बस घर का बंटवारा कर दीजिए ताकि ये मेरे सामने ही ना पड़े। सुजाता और विनीता ना तो घर का कोई काम खुशी से करती थी और ना ही कोई मेहमान आ जाए तो उनको चाय नाश्ता देती। देवरानी अपनी अकड़ में रहती और जेठानी अपनी अकड़ में, जिसके कारण भुगतना सास अनीता को पड़ रहा था। अंत में तंग आकर अनीता घर के बीचों बीच एक लकीर खींच देती है और घर की सुख शांति के लिए दोनों बहू को अलग कर देती है। कुछ ही दिनों बाद जेठानी विनीता गर्भवती हो जाती है, जिसके कारण वो वापस लंदन नहीं जा पाती। अब घर में बस विनीता, सुजाता और अनीता ही बचे थे। दोनों बेटे काम के लिए घर से दूर रह रहे थे। एक दिन, बेटा विनीता, मेरी सहेली की हालत बहुत खराब है, मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा, 9वां महीना चल रहा है तेरा, ऐसे में तुझे अकेले छोड़कर जाने का मेरा भी मन नहीं कर रहा। लेकिन इमरजेंसी ना होती ना बेटा, तो तुझे छोड़कर कभी ना जाती। अरे मम्मी जी, आप जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। आधी रात का समय था। विनीता घर में बिल्कुल अकेली थी। मकान के दूसरे हिस्से में सुजाता भी थी, लेकिन सुजाता और विनीता तो आपस में कभी बात ही नहीं करते थे, इसलिए उसके होने ना होने से विनीता को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। आधी रात बीतने के बाद अचानक विनीता को तेज दर्द होने लगा। उसे समझ में आ गया था कि बच्चे के दुनिया में आने का समय हो गया है। कुछ देर तक तो वो दर्द बर्दाश्त करती रहती है, लेकिन जब दर्द उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो वो चीख पड़ती है। विनीता के चीखने की आवाज सुनकर सुजाता दौड़ते हुए विनीता के कमरे में आती है। विनीता, क्या हुआ तुझे? बदतमीज, भाभी बोल, तेरी जेठानी हूँ मैं। हाँ, ये कर ले पहले, बाद में बताना हुआ क्या है। मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, हिला भी नहीं जा रहा। तुम यहाँ पर आराम से लेटी रहो, मैं गाड़ी निकालती हूँ, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। तेरे साथ हॉस्पिटल में हरगिज़ नहीं जाने वाली। अरे तेरी मनहूस शक्ल देख ली ना तो मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। बकवास बंद करो और चलो चुपचाप। सुजाता विनीता को अस्पताल ले जाती है, जहाँ विनीता एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है।
अच्छा हुआ आप इन्हें समय पर अस्पताल ले आए। बच्चे ने गंदा पानी पी लिया था। अगर हम समय पर ऑपरेशन ना करते तो बच्चे को खतरा हो सकता था। मुझे माफ कर दे सुजाता। अपने घमंड में चूर होकर मैंने तेरा बहुत अपमान किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही मुझे माफ कर दो भाभी। अपमान तो मैंने भी आपका बहुत किया है। क्या कहा भाभी? हाँ, रिश्ते में तो आप मेरी जेठानी ही लगती है ना। जो कुछ हुआ वो हमारी नादानी थी। अब समझदारी इसी में है कि हम अपनी पुरानी दुश्मनी भूलकर नए सिरे से अपने रिश्तों को निभाएं। सुजाता की बात सुनकर विनीता को भी अपनी गलती का एहसास होता है और उसके बाद दोनों देवरानी जेठानी अपना अहम भूलकर मिलजुल कर रहने लगते।